नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट। एक बार फिर होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के, और इस बार अपने हॉस्पिटल से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम हॉस्पिटल सेक्टर में भी काम रख रहे हैं, कदम रख रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच पहले तो क्लिनिक में बोलते थे। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब एक एम्ब्रेला मॉडल्स, जहां होम्योपैथिक विशेषज्ञ, एलोपैथिक विशेषज्ञ और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ सब साथ काम करते हैं। बड़ा विचित्र लगता है ये, पर हमने करके दिखाया। और हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं जिनका मैं इंटरव्यू लूंगा। आप बोल सकते हैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल के तीखे सवाल। इनको मैंने बोला कि मैं तीखे सवाल भी ले सकता हूँ। मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी, रिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन और देश के प्रसिद्ध सर्जन। इन्होंने बहुत अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं, आम जनता के लिए आए हैं। इनके बाजू में डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, प्रसिद्ध होम्योपैथिक विशेषज्ञ। वर्षों से इनका होम्योपैथिक पे बड़ा गहन अध्ययन रहा है। एक मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं, तुषार होम्यो पॉइंट, क्योंकि रायपुर में हांडीपारा में। बाजू में है मेडिकेयर हॉस्पिटल जय जननी ट्रस्ट की तरफ से कंसल्टेंट राजीव उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। आपको मालूम है थायराइड ग्लैंड आम जनता में एक क्यूरियोसिटी का विषय है। बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड एक गले की ग्रंथि है जो गले में रहती है, तितली के आकार की बोल सकते हैं। ये अंतरस्त्रावी ग्रंथि है। अंतरस्त्रावी को इंग्लिश में हमने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये एक प्रकार का रस ट्रीट करती है जो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। थायराइड ग्लैंड को हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये अपने बॉडी का मैनेजर है, ब्रेन के बाद मैनेजर, पूरे बॉडी को संभालती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब शरीर में जो भी चयापचय की क्रियाएं होती है उसको संभालती है। कई बार ये ग्लैंड स्लो हो जाती है, ये अपने हार्मोन्स नहीं बनाती है। क्यों होती है, क्या होता है, अभी तो हम चर्चा करेंगे। उस स्थिति में हम उसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये एक मेडिकल शब्दावली है, तो समझाएंगे धीरे से। अब हम इनसे जानना चाहेंगे, पहले तो डॉक्टर गंभीर जी से पूछेंगे कि थायराइड ग्लैंड मनुष्य में कहां पे है, बेसिक फंक्शन क्या है। एज ए सर्जन उन्होंने थायराइड को कितने वर्षों में हम जानते हैं, एज ए स्टूडेंट और मेडिकल ग्रेजुएट्स, थायराइड पे तो इनकी मास्टरी है। थायराइड से वन ऑफ द विषय ऑफ द सर्जरी। डॉक्टर गंभीर जी, कृपया हमें बताएं दर्शकों को कि सरल भाषा में थायराइड ग्लैंड का उपयोग क्या है और क्या करती क्या है ये। दरअसल में थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे नेक जो एरिया है, गर्दन जिसको बोलते हैं, उसमें निचले हिस्से में बीचों बीच एंटीरियरली मौजूद होती है। जैसा कि आपने अभी बोला कि बटरफ्लाई, निश्चित रूप से जैसे बटरफ्लाई का शेप है वैसे ही दो अलग अलग उसके लोब होते हैं। बीच में उसको जोड़ने वाला जो सिस्टम है उसको स्टमस बोलते हैं। तो वो सिंपल समझने की चीज़ है, ये ग्रंथि यहाँ पर मौजूद रहती है। जैसे भैया ने अभी बताया कि अंतःस्राव जो करती है हार्मोन की, और वो जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में तमाम सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, चाहे वो चयापचय हो और भी जो दूसरे सारे जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करती है। अब अगर कभी थायराइड ग्रंथि में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए, या कई बार बचपन में जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है उसका, तो वहाँ पर भी वो अपना एक इफेक्ट दिखाती है। और वो इफेक्ट ये है कि उस समय जैसे पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चियाँ हैं उनमें माहवारी डिलेड होना, जो शरीर है उसमें दूसरों की तुलना में डेवलपमेंट में कमी हो जाना, कई बार ऐसा लगता है कि वजन बढ़ गया है वहाँ पर। तो ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में सामान्यतः जो छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में समझाने के लिए ये काफ़ी है कि कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें थायराइड को नहीं भूलना चाहिए। ये थायराइड की वजह से हो सकती है। ठीक उसी तरीके से एडल्ट में जब वो बड़े होते हैं तो दो शब्दावली अक्सर लोगों को सुनने में आता है डॉक्टरों के माध्यम से, एक हाइपर थायराइड और एक हाइपोथायराइड। इसके तहत एक और भी डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं हम लोग, वो क्राइसिस होता है कि भाई, तो ये तीन चार चीज़ें, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, मिक्सोडिमा है और भी तमाम सारी चीज़ें, लेकिन सामान्य शब्दों में या सामान्य
आदमी को समझने के लिए जो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हाइपर हो गया है या हाइपो हो गया है, दोनों ही स्थिति में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो एक ही ब्रीफ में इस थायराइड के बारे में इतना भी अगर हम समझ लें कि अगर वो बढ़ता है वहाँ पर हार्मोनल सिक्रीशंस क्या हो रहे हैं या हार्मोनल सिक्रीशंस कम होते हैं, दोनों ही स्थिति में हमारे शरीर में आमूलचूल परिवर्तन होता है और उसकी विजिबिलिटी निश्चित रूप से उसको पहचानने के लिए हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो भी दिखाना शुरू कर देता है। जब उसके आकार में बढ़ोतरी होने लगती है तो उसमें एक विजिबल होता है, दिखने लग जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि थायराइड अपने आप में ही बीमार हो गया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कोई भी अंग में 5 प्रकार की बीमारी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कंजेनिटल, या तो बनी नहीं, जन्मजात। एक बार ऐसा होता है कि थायराइड में कई लोग ये बने एक हाथ में। दूसरा ट्रॉमा, आपको गले में चोट लगी तो सर्जरी का पार्ट। इन्फ्लेमेटरी, कुछ इन्फेक्शन उसमें हो गया। कंजेनाइट, फिर आता है कैंसर, थायराइड कैंसर भी होते हैं, फिर मिसलिनियस। और इन पांचों में यदि देखा जाए तो थायराइड एक तरह का एक्स्ट्रावेगेंसी है। किसी भी कारण से शरीर के निचले भाग में स्ट्रेस हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, तो थायराइड हार्मोन कम बनता। अब देखिए भगवान की विचित्र बात, थायराइड के ऊपर भगवान ने एक ब्रेन दे दिया, बोले हम तुझे संभालेंगे। ब्रेन ऊपर ये मैनेजर है, वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, TSH बोलते हैं। यदि ये कम होगा तो वो बढ़ेगा। तो डॉक्टर लोग यहाँ से पहचान जाते हैं कि भाई आपका थायराइड हार्मोन, आप उसको कुछ नाम भी दिया गया, जैसे T3, T4, तो मेडिकल भाषा है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया, ये कम हो गया, तो इन्होंने बोला हाइपोथायराइड हो गया। अब जैसा कि आपने जानते होंगे, कई महिलाएं 30 से 40 के बाद एकाएक मोटी होने लगती है। तो आजकल इतनी अवेयरनेस तो आ गई, लोग बोलते थायराइड करा लो, थायराइड करा लो। तो उनको ये समझ में नहीं आता क्या करा लो, डॉक्टर साहब ने थायराइड करा दिया। अब वो थायराइड करा, अपन गंभीर साहब के पास पहुंच गए, इन्होंने बोला सर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अब मैं इसे छोटा सा क्वेश्चन, सर आपने थायराइड हार्मोन की दवाई बना दिया, सब जानते हैं एक दवाई है थायरोक्सिन हार्मोन की, यही नाम, आप उसे देते हैं, कई बार आप 12.5, 25, 75। तो सर क्या अंग्रेजी विज्ञान में थायराइड की जो दवाई दी जाती है उसे क्या जीवन भर लेना है? पहला क्वेश्चन। क्या ऐसा कोई विज्ञान नहीं कि थायराइड वापस से अपने फंक्शन में आ जाए, या फिर कुछ दवाइयां कम होने की संभावना रहती है? डॉक्टर गंभीर जी। निश्चित रूप से जब पहली बार डिटेक्ट होता है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो हार्मोन्स हैं उनके लेबल कैसे हैं। उसमें जैसे अभी आपने बोला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स T3, T4, ये ऐसे प्रेडिक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम अपने जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और पैथोलॉजिकल कंडीशंस मीन्स इसमें रेडियोलॉजिकली ये डिटेक्ट होता है कि जो टिश्यू हैं उनमें क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और मरीज का उम्र क्या है। अभी थायराइड फंक्शन के डिस्टरबेंस की वजह से शरीर में और कौन कौन से समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो चयापचय हो, चाहे वो जैसे बच्चियों का भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई माहवारी डिलीट हो रहे हैं या कुछ और भी दिक्कत हो रही है, उन सब को कंसीडर करते हुए डोज को तय किया जाता है। बड़ा स्पेसिफिक चीज है, ऐसा नहीं होता है कि मेरी मर्जी में कुछ भी कर दूं, लेकिन जब उसको एक बार डोज निश्चित हो गया तो धीरे धीरे करके हम पीरियोडिकली हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इन प्रेडिक्टर को TSH, T3, T4 को देखते हैं कि इसका लेवल कैसे हो रहा है। अगर ये इम्प्रूव हो रहा है तो हमें लगता है कि डोज को थोड़ा सा रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे प्रेडिक्टर वैसे ही हैं या फिर वर्स्ट हो रहे हैं, वर्स्ट मतलब है कि जो पहली बार देखा था उससे बाद में और भी कमी आ गई या फिर कुछ घट बढ़ हो गया इनमें, तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होता है कि डोज को थोड़ा सा बढ़ा के देखा जाए। शरीर में जो उसकी रिक्वायरमेंट है थायराइड हार्मोन की, वो उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त एक बहुत जरूरी चीज होती है वो डाइट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। कुछ जो डाइट्स होते हैं जो निश्चित रूप से इसको सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन सेम टाइम में कुछ जो डाइट्स हैं इनको प्रॉब्लम भी क्रिएट करने के लिए कारक हैं, तो उन डाइट को भी
मरीज को बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर डाइट आपको नहीं लेना है, और ये बहुत ही विस्तृत चीज है। मैं बहुत नट सेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये चीज आप नहीं खाएंगे, ये खाएंगे आप। जैसे अगर अक्सर पूरे देश में किसी समय में ये टाटा आयोडीन नमक बड़ा मतलब होता कि भाई हर घर में उसको तो पूरी, मैं समझता हूँ पूरे कंट्री में, और सरकार ने इसको कर दिया था कि सब घर में पहुंचना चाहिए। आजकल लोग बाग क्योंकि उसी के नाम से टाटा आयोडाइज्ड नमक ही खाते हैं, तो वो एक ही है सप्लीमेंट करने के लिए। सब क्लिनिकल केसेस में ऐसा मान के चला जाता है, खासकर उन जगह में, पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं, तराई एरिया में जो लोग रहते हैं, या जहाँ पर कुछ मतलब सब्जी भाजी ऐसे हैं, लाइक गोभी है, कैबेज है, ये सारी चीजें जहाँ पर लोग बहुतायत से खाते हैं, तो उनको चूंकि उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है, आप कितना ही मना करोगे वो उसको मानेंगे नहीं। तो बेहतर है कि एक फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जो भी इसके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और हम लोग समझाते हैं। तो सरल शब्दों में ये समझना है कि जो भैया ने जैसे अभी पूछा कि दवाई का जो डोज है एक बार शुरू हुआ, मेरी मर्जी नहीं, डॉक्टर की मर्जी, और डॉक्टर की मर्जी उस बात पर निर्भर करती है कि सारे जो हार्मोन्स हैं, प्रेडिक्टर्स हैं, कैसे इन दवाइयों को शुरू करने के बाद में उसका रिस्पांस आता है, उसी के आधार पे डॉक्टर उसको धीरे धीरे करके कम करता है। और जो मैंने अभी फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि डाइटरी सप्लीमेंट प्लस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डाइट, कि भाई कौन सा डाइट नहीं देना है, इससे अगर शरीर को फायदा होता है तो निश्चित रूप से उसको धीरे किया जा सकता है। देखिए डॉक्टर गंभीर जी ने बहुत अच्छे से बताया, आपकी मर्जी नहीं, डॉक्टर की मर्जी चलेगी। होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज का मॉडल है, जहाँ डॉक्टर गंभीर जी जैसे लोग बैठे हैं एक्सपर्ट। वो पहले शरीर को देखेंगे, थायराइड को देखेंगे, थायराइड में नोड्यूल तो नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और जो भी उन्होंने बताया हार्मोन, फिर वो डिसाइड करेंगे कि नाउ ये पेशेंट्स को हम अब सेटिस्फाइड हैं, पूरे पैरामेडिकल पूरे कॉम्पोजिशन देख के, बायोकेमिस्ट्री देख के कि हाइपोथायराइडिज्म का केस है, हमारी दवाई चल रही है। नाउ it can be shifted to the homeopathic also। समझिए चीज को। सर ने कहा आपकी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी डॉक्टर। थायराइड में तो कोई नोड्यूल दिख रहा है, गांठ दिख रही है, तो डॉक्टर साहब उसकी बात लेंगे, उनका विषय है। और जब उनको लगता है तो हमारे यहाँ के डॉक्टर, इसी का नाम उन्होंने गंभीर विजन दिया कि जब वो देख लेंगे कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड बाय ऑल द पैरामीटर्स, मैं दवाई दे रहा हूँ, इट कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो बाय एंड एक अदर पैथ, जिसमें हम आने जा रहे हैं सैमुअल हैनीमैन की, जो 14 वर्ष तक एमडी मेडिसिन की है। इसी का नाम उन्होंने डॉक्टर गंभीर विजन के नाम से हम लोग जानते हैं कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द पेशेंट्स, नाउ दिस पेशेंट शिफ्टेड टू द होम्योपैथिक डिपार्टमेंट। इस हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डिपार्टमेंट अलग है, पूरी फाइल जाएगी कंसल्टेंट होम्योपैथ के पास, परंतु सुपरविजन ऑफ सुपर कंसल्टेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स, फिर वो उसको रिव्यू करेंगे और उसका डाटा भी लेंगे। डॉक्टर गंभीर जैसे कि आप जानते हैं प्रिम्स मेडिकल कॉलेज की डीन है, बिना डॉक्टर के वो काम नहीं करते। हमें वर्षों से इनका संबंध मिला है, कभी कभी हम इनके साथ काम करते हैं तो हम पेशेंट जल्दी जल्दी में देख देते हैं, तो डाटा कहाँ है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो बिना डाटा के सर कभी काम ही नहीं किया प्रोफेसर साहब। अब हम पहुंचते हैं, जब वो पेशेंट पहुंच जाएगा होम्योपैथिक के पास कि हाइपोथायराइडिज्म का केस है, जैसा कि अपने कुछ अमूमन पूरे शहर में मिलते हैं, और लोग एकदम से होम्योपैथ के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर नीरज यहाँ बैठे हैं, कई बार पेशेंट्स को हॉस्पिटल में गंभीर जी क्या हमारे यहाँ बैठते हैं डायग्नोस करके हमारे पास आएंगे, और वही होता है जब वो डायग्नोस करके इनके पास पहुंचता है, अब हम इनसे पूछेंगे कि साहब आपके पैथी में तो एक पेशेंट हमने भेजा था, उसका पीएसएफ बहुत ज्यादा था, फिर आपने ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया, और वो ठीक हो गया। तब इन्होंने बोला कि सर हमारे जितने भी कंसल्टेंट होम्योपैथ है वो कंसल्टेंसी करेंगे और ये लिख भी देंगे क्या दवाई दी जा रही है, इससे लोगों को पता चले और आपके पास एक डाटा एंट्री हो। अब हमने एक बार इनसे पूछा कि आपने क्या दिया था, दूसरा एक बार हम पहुंच गए क्या, तो सर हमारे यहाँ उसी ग्लैंड से निकलकर कुछ नोसोर सार्कोड मेरे को नहीं समझ में आया, तो हमें पूछेंगे वो दवाई दी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के हिसाब से दवाई दी थी, वो हम बार बार देते हैं। अब ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतना बड़ा सेटअप आपने बनाया है कि डॉक्टर साहब भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो नीरज जी से पूछना चाहेंगे कि आपने इतने थायराइड के केस ठीक किए हैं, तो उसकी विशेष फिजियोलॉजी क्या होती है? दूसरे टेक्निकल पॉइंट आपने भरोसे से बताया, करने इसका जो व्यवहारिक पक्ष है कुछ बात है,
एक बॉडी के अंदर जो चीज आता है जब वो बिगाड़ आए तो हमको इसको एक कॉन्सेप्ट कहते हैं उसका एक कॉन्फ्यूजन क्या है, एक थोड़ा सा हेल्दी है, पसीना बहुत आता है, थोड़ा मोटा है, जमीन में बातें बनती है, हम कैसे कॉन्फ्यूजन के करते हुए काम है उसको मालूम नहीं करते हुए कार से मेडिसिन देते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को इंक्लूडिंग ये आप ही लोग डिसाइड कर पाते हैं। हम इसको क्वांटिटेटिव जो हमने पढ़ा जी जी। हमें लिखा कि ये जो पेशेंट है इस कॉन्स्टिट्यूशन से आता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम सही जांच कर लेते हैं तो हम इसमें यूज को देखते हैं। इसलिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम उसको प्योरेटिव तक ले जा सकते हैं तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कर जाते हैं, ठीक कर जाते हैं। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे जो आपके एक्सपर्टीज के बारे में हमको बहुत देख लगती है क्या इसको कैसे आगे बढ़ाएं और क्या इसको एक बार आपने एक पेशेंट को मैंने देखा था, लिखा थायराइडिनम 3X। तो ये थायराइडिनम 3X क्या भला है, उसी से बना दी गई क्या? पहले आपने बोला ना नोसोड, हाँ कुछ हमारे पास नॉर्मल तरह के नोसोड होते हैं। नोसोड क्या है? इसका एक बहुत सिंपल सिस्टम की जो चीज है उसमें से ही जब हम इसको जैसे किसी को मान लीजिए बार बार थायराइड हो रहा है तो हम उसमें से ही कुछ वर्म्स या उसको फिर उसी को देखिए नीरज जी ने बताया कि होम्योपैथी बहुत बड़ा विज्ञान है, प्रोटेक्टाइजेशंस करते हैं और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं। अब हमारे पास हमारी युवा कंसल्टेंट बैठी, उनसे हम एक ही क्वेश्चन पूछने जाए, क्या आप अपने यहाँ पे अभी तक हमने होम्योपैथिक डॉक्टर को देखा था कि वो कुछ दवाई बना के दे देते और बुलाते रहते तो उसको डाटा नहीं देते, तो आप क्या यहाँ पे पर्चे में दवाई लिख के दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? जी बिल्कुल सर, यहाँ मेडिकेयर में हमने होलिस्टिक अप्रोच जो स्टार्ट किया है इसमें एज वही कंसल्टेंट में यहाँ डॉक्टर वर्क एज ए एलोपैथिक कंसल्टेंट एज ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट आल्सो। पर अब ये बताइए, जैसे आपने दवाई लिखी कि भाई आपने जो भी आपकी दवाइयाँ होती है कुछ दवाइयाँ आप लोग के साथ रहकर सीख गया, आर्निका 1M, ये 1M, 2M, तो वो आप फिर ऑथराइज सेंटर में भेज देंगे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। फिर यदि आपको बदलना होगा तो फिर आप पेशेंट को बुला के फिर उसको चेंज करेंगे? सर हम पेशेंट को फॉलो अप के लिए बुलाएंगे क्योंकि जो डोज का पैरामीटर होगा वो हम डिसाइड करके उनको देंगे और डाटा देंगे आप? या डाटा हम पूरा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे हमारे यहाँ कोई पेशेंट्स आते हैं, हमने लिख दिया पैरासीटामॉल, वो जेनरिक नेम में लिख दिया, क्या भी पर्चा लेके कोई कलकत्ता में जाके खरीद सकता है दवाई? इट्स वेरी गुड। इन्होंने कोई बाध्यता नहीं रखी है, इन्होंने देखा कि हमारा पर्चा पूरे देश भर में जा सकता है और क्या दवाई दी जा रही है ये पेशेंट को भी मालूम रहा है। इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे चल रहा है, हम बता ही देते हैं यहाँ के होम्योपैथिक कंसल्टेंट को एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गंभीर जी का धन्यवाद देते हैं। अभी इनका एक थायराइड का टाइम में पोस्टर देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था थायराइड कैंप बाय होम्योपैथिक डिपार्टमेंट एंड नीचे लिखा हुआ था क्लिनिकल सपोर्ट एंड असेसमेंट बाय डॉक्टर प्रोफेसर गंभीर। उन्होंने बड़ा मन किया, होम्योपैथी को देश में एस्टैब्लिश किया। उनका कहना था, उनकी सोच थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों करें? बोले देखो यार, हर की अपनी सीमाएं हैं। जब यदि पेशेंट कट के मेरे पास आता है तो सर्जरी करनी है तब मैं नहीं बोलता तो मुझे ही करनी है। तो जब वहां से निकलता है फिर हम उसको दवाइयां दे देते हैं, तब हम कई बार होम्योपैथिक वाले को बोलते हैं कि आप जो भी पेन किलर दे सकते हैं। तो हर पैथी का एक अपना पैरामीटर है, कोई भी पैथी बुरी नहीं है। हमारे देश में क्या होता है, आयुर्वेद वाला होम्योपैथिक को नहीं समझ पा रहा है, होम्योपैथ एलोपैथ को नहीं समझ पा रहा है, ऐसा नहीं। सभी की अच्छाइयों को, सभी के पैरामीटर से सभी का एक दायरा है। तो गंभीर विजन के बारे में सबसे आखिरी में चर्चा करूंगा, जिन्होंने अपने जीवन में वो प्रण ले लिया है। जहाँ तक मैंने एक बार पढ़ा था उनसे कि सर गंभीर विजन क्या होता है, तो नहीं बोला यार आम आदमी तक कंसल्टेंसी फ्री होना चाहिए। क्या सर आप यहाँ पे मेडिकेयर हॉस्पिटल में आते हैं, योर कंसल्टेंसी फ्री? ऑलमोस्ट फ्री। सर ने तो ये छोटे में बोल दी ऑलमोस्ट फ्री। देयर इज नो कंसल्टेशन फी इन द मेडिकेयर हॉस्पिटल गावड़ा कॉलोनी। सर आए हैं, एक की फी नहीं ली जाएगी। सर दूसरा आपने बोला 50% में डायग्नोस में, तो हाउ यू विल सर्वाइव?
नहीं, सिर्फ हमारे सर्वाइवल का सवाल नहीं है, हम तो मरीज के सर्वाइवल की चिंता करते हैं। ऐसे कम डॉक्टर मिलते हैं। तीसरा आपने बोला कि होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज, ये आपके मन में आया कैसे? नहीं, देखिए, हम उस डाइवर्सिफाइड कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हम जब पैदा हुए, आँख खोले से वैद्य राज से लेके तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों को देखे। सर मैं बीच में टोकना चाह रहा हूँ जी, सर, आपका गृहग्राम क्या है? वैद्य राज बोल दिया तो मेरे को गृहग्राम कहाँ है आपका? मेरा गृहग्राम लटकोनी खुर्द है। अभी आज क्या वो बहुत डेवलप्ड एरिया था? नहीं, बिल्कुल डेवलप एरिया नहीं था, और अभी भी बट बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के बीच में एक बसा हुआ गांव है, चारों तरफ जंगल है, इसलिए मैंने बैदराज की बात की। जहाँ पर आज के तारीख में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना इस होलिस्टिक अप्रोच का, तो ना वहाँ पर एलोपैथी की सुविधा है, ना आयुर्वेदिक की सुविधा है, ना होम्योपैथी की सुविधा है। तो वहाँ जो कुछ भी सुविधा है वो लोकल लोगों के अपने बनाए हुए जो तौर तरीके हैं, उसको कोई भी पैसे का नाम दे सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उस साइंस को वो मिला जुला है, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सबका मिश्रण है और उनका अपना अनुभव है। तो वो हमने देखा हुआ है, इसलिए जब अभी यहाँ पर मौका मिला कि भाई अगर हम इसको बेहतर कर पाते हैं और उसमें हमारी भी सहभागिता हो, तो इसलिए हमने ये अप्रोच को बहुत आगे बढ़ाने का, होलिस्टिक अप्रोच का अभियान चलाया हुआ है। सर मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको जी कि आपका जो गंभीर विजन हमने देखा था, 2 पैरामीटर आपको पूरे करती है। जी निःशुल्क ओपीडी, जी 50% डायग्नोस्टिक। मैंने उस पर्ची में एक और चीज देखी थी, और जो आप सुनी भी मैंने, जी कि आप पेशेंट को बाध्यता नहीं करते। प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर आपके प्रीमाइसेस में बाहर रहे जी और ब्रांडेड पैरामीटर, ब्रांडेड स्टोर भी रहे। जी जी आपने एक बार आपका मैंने भाषण सुना था कि जब वो पर्चा लेके निकले तो हम उसको बात में नहीं कर सकते, या तो जन औषधि भी खरीद सकता है, ब्रांडेड भी खरीद सकता है, तो आपने इसको साकार कैसे कर लिया? देखिए, ये ऐसे ही है, ये ना हमको व्यक्तिगत चॉइस को छोड़ देना चाहिए, हमें ऑप्शन देना चाहिए डॉक्टर होने के नाते। जैसे कई बार कैसा रहता है कि आदमी तमाम सारे बड़े बड़े होटल में खाना खाता रहता है, फिर ना वो ढाबा भी ढूंढता है इधर उधर, और उसको फ्रीडम है ये सारी चीज करने का। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री जन औषधि का पूरे देश में लाने का प्रयास किया, तो हमने उसमें बहुत गहन अध्ययन किया है, तमाम सारे लोगों से पूछा कि भाई बड़ा सीधा सा है, जब अगर लोगों को वही दवाइयाँ जो दूसरे मेडिकल स्टोर में मिलती हैं, जो कि कास्टली हैं, कास्टली क्यों है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमारे पास में उपलब्ध है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की जो दवाइयाँ हैं और जिसकी मारक क्षमता, जिसको ठीक करने की सारी चीजें हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए और हमें क्यों नहीं लोगों को बताया? मैंने आपके हॉस्पिटल में एक बोर्ड देखा हुआ था जी कि जो आदमी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जाए तो आपने एक लिस्ट भी लगा रखी थी। जी तो सर तो ऐसा देखा जाता है सर, हॉस्पिटल में उन्हीं के वो रहते हैं स्टोर, और कहा जाता है कि हवाई मेडिकल स्टोर में होती है, तो उसी का सवाल है मेरा। और आपने ऐसा कर दिखाया तो बड़ा आश्चर्यजनक घटना है, और मैं आज यहाँ कहने में संकोच नहीं करूंगा, 1 या 2 3 4 गंभीर इस देश में हो गए तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। आपको तीनों तक मेरे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।